गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग साइंस टेक में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग आगे आज बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। इन बिंदुओं के अंतर्गत इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। पहली बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी पिंड को आप स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर ले जाकर गिरा दें, तो आप देखते हैं कि वह पिंड नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है और नीचे की तरफ गिरते हुए या नीचे की तरफ गिरने के क्रम में समय के साथ उसका वेग बढ़ता चला जाता है। समय के साथ वह वेग बढ़ता उसका चला जाता है, अर्थात पिंड जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आने लगता है उसका वेग बढ़ता चला जाता है। अगर उसका वेग बढ़ रहा है अर्थात उसमें त्वरण है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात उस पिंड में अगर भाई उस पिंड का नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ जैसे जैसे गिरता चला जा रहा है उसका वेग बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात उस पिंड में त्वरण है। और अगर उस पिंड में त्वरण है तो इसका मतलब है कि वह नीचे की तरफ जो पिंड गिर रहा है स्वतंत्रतापूर्वक, उस पर कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है भाई, तभी तो त्वरण होगा। और वह जो बल है उसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दरअसल होता क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के गुरुत्व के भीतर यदि किसी पिंड को आप स्वतंत्रतापूर्वक गिराते हैं तो वह पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होता है। पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ एक आकर्षण बल लगा के उसे आकर्षित करता है और पृथ्वी के इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन साहब ने आगे बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है और वह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जो ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है। हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन साहब ने उस पर एक नियम दिया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखते हैं वो नियम क्या है। न्यूटन साहब ने हमें बताया कि अगर मान लीजिए दो आपके पिंड हैं, एक m1 द्रव्यमान का और एक m2 द्रव्यमान का, ठीक है, और इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, सपोज कर लीजिए वो r है, ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी r है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मांड में कोई भी अगर दो पिंड हो तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है और उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह आकर्षण बल जो लगता है उसकी दिशा होती है उन दोनों पिंडों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। उन दोनों पिंडों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आकर्षण बल लगता है। साथ ही साथ न्यूटन साहब ने बताया कि ये जो आकर्षण बल लग रहा है अर्थात ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब मास का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन साहब ने कहा था, ये न्यूटन साहब ने बताया। अगर इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ के देखें तो लिखा जा सकता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह यहाँ से हटाएं नियतांक आ जाएगा एक, और वो नियतांक आता है कैपिटल G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। ये फेमस सा इक्वेशन है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जहाँ पे ये जो G है, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का मान स्थान के साथ बदलता नहीं है। G की जो वैल्यू है ये एक प्रकार का नियतांक है, ये फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 10⁻⁻11। और अगर G का मात्रक हम लोग देखें, G का मात्रक आपकी परीक्षा में कई बार यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा गया है। G का मात्रक आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जो G का मात्रक होगा, देखो आप यहाँ से अगर लिखना चाहो तो G बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे में m1 m2। ठीक है, तो G का मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो। F का मात्रक देखो न्यूटन होता है, F का मात्रक न्यूटन होता है, R का मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर प्रति, दो बार किलोग्राम आएगा ना, किलोग्राम दो बार आएगा तो इसको लिख सकते हो प्रति किग्रा स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये G का मात्रक है। अगर G का विमीय सूत्र आपसे पूछा जाए, G का विमीय सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो देखो न्यूटन का होता है mLT-2
mL/t-2, मीटर है तो L², और नीचे kg है तो m², kg है तो m²। देखो एक m ऊपर है, 2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा m-1 बचेगा। L यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो L³ हो जाएगा। यहाँ पर t-2 है तो t-2 हो जाएगा। ये आ गया आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का विमीय सूत्र। g का मात्रा कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो g का मान कितना होता है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए g की वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्थान के साथ स्थान बदलने से g का मान बदलता नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही होता है आपके न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर अब हम लोग बात करें कि पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है। देखिए पृथ्वी अपने गुरुत्व के भीतर सभी पिंडों को अपने केंद्र की तरफ एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, और पृथ्वी का जो ये आकर्षण बल होता है यही कहलाता है गुरुत्व बल, यही कहलाता है गुरुत्व बल। और किसी पिंड के लिए जो उसका गुरुत्व बल होता है वह उसके भार के बराबर होता है। किसी पिंड का जो गुरुत्व बल होता है वह उसके भार के बराबर होता है। जिस मतलब आपका अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, तो आप बताओगे कि वह बल जिसके कारण या जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे कहते हैं हम गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्व बल। अब अगर हम लोग गुरुत्व जनित त्वरण जी के बारे में बात करें, देखिए जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हो कोई पिंड, मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का 1 सेकंड में वेग परिवर्तन, 1 सेकंड में जो वेग परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं जी, गुरुत्वीय त्वरण। कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो उसके वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो उसको जी कहते हैं। ठीक है, आपका प्रति सेकंड जितना आपका प्रति सेकंड प्रति एकांक समय में जितना भी वेग परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं जी। देखिए गुरुत्व जो बल होता है, गुरुत्व बल यह पिंड के भार के बराबर होता है, पिंड के भार के बराबर होता है। और पिंड का जो भार होता है, भार एक प्रकार से, अभी हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे भार के बारे में। भार एक प्रकार का बल होता है और यही गुरुत्व बल के बराबर। भार, किसी पिंड का भार क्या होता है, वो एक प्रकार का बल होता है जिससे पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, और इसका मान होता है m/g। इसका मान कितना होता है, m/g। तो गुरुत्व बल क्या हो गया, m/g हो गया। यदि अगर मान लीजिए आप कोई एक ऐसा द्रव्यमान पिंड ले जिसका द्रव्यमान 1 kg हो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हो, तो उसके लिए जो गुरुत्व बल आएगा, उसके लिए जो गुरुत्व बल आएगा, m की जगह 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, g। अर्थात अगर एकांक द्रव्यमान का आप कोई पिंड लीजिए, उसको कोई पिंड मतलब एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है वही आपका क्या हो जाएगा, वही प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है, वही आपका गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का वह गुरुत्वीय बल है जिससे एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो ये जी के बारे में हो गई। जी की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ये आपका होता है समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर, समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर जी की जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध की बात करें कि स्मॉल जी और कैपिटल जी पे क्या संबंध होता है, तो उसको देखो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पिंड है और वह पृथ्वी तल पर स्थित है। ठीक है, वह पृथ्वी तल पर स्थित है, तो देखो पृथ्वी तो अब क्या करेगी, आकर्षण बल लगाएगी किस पर, उस पिंड पर। पृथ्वी आकर्षण बल लगाएगी उस पिंड पर, किधर, अपने केंद्र की तरफ, और एक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उस पर लगेगा। सपोज करो जैसे मान लीजिए यह आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मान लीजिए कैपिटल M है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है मान लीजिए कैपिटल R है, और पृथ्वी तल पर ही एक पिंड मान लीजिए इस तरीके से रखा हुआ है। इसका जो द्रव्यमान है, इस पिंड का जो द्रव्यमान है मान लीजिए स्मॉल m है। ठीक है, अब
यह जो पिंड है, यह पिंड की जो त्रिज्या है बहुत कम है, मतलब आपकी त्रिज्या इसकी तो कुछ है लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में यह बहुत कम है। तो अगर हम लोग चाहे इतनी दूरी ले और चाहे इतनी, वो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। हम लोग इतनी दूरी ले, यहाँ से आप पृथ्वी की त्रिज्या तो है ही, लेकिन इतनी भी लेंगे तो वो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही होगी, क्योंकि ये जो हमने पिंड लिया है इसकी जो त्रिज्या लगभग नगण्य लिया है। तो अगर इस पिंड का द्रव्यमान देखें, इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, F बराबर mg ना, ये गुरुत्व बल नीचे की तरफ काम करेगा। और इन दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 m2, मतलब स्मॉल m इंटू कैपिटल M, इसका द्रव्यमान बटे में r स्क्वायर, इनके बीच के केंद्रों के बीच की दूरी हमने इसको लगभग कितना ले लिया, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों बल ही तो आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम लिखा जा सकता है स्मॉल mg बराबर कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बटे में R स्क्वायर। देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी, g स्मॉल g बराबर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। ठीक है, अर्थात जो स्मॉल g का मान होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्मॉल g है इसमें कहीं भी पिंड का जो हमने पिंड लिया था उसका द्रव्यमान कहीं आया नहीं है। यहाँ से एक बात आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पिंड है और इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और एक कोई पिंड है इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। इस पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए 2 किलोग्राम है, और दोनों को समान ऊंचाई से गिरा दिया जाए, दोनों को समान ऊंचाई से गिरा दिया जाए, इसको भी h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, इसको भी h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ के गिराया जा रहा है। दोनों पिंड का द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो यह पृथ्वी तल पर समान समय में पहुंचेंगी, समान समय में पहुंचेंगी, समान समय में पहुंचेंगी। क्यों भाई, क्योंकि जो इस पर कार्य करेगा एक गुरुत्व बल, और ये दोनों आपके स्वतंत्रतापूर्वक स्मॉल g अर्थात गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत ये गिरेंगी, गुरुत्व के अंतर्गत गिरेंगी। तो जो g होता है इसमें स्मॉल m का कोई पद है, मतलब यह पिंड के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता नहीं है। तो चाहे इसका द्रव्यमान 1 किलो चाहे इसका 2 किलो, दोनों अलग अलग द्रव्यमान की पिंड है लेकिन दोनों समान समय पर पृथ्वी तल पर गिरेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वायु का घर्षण लगभग नगण्य हम लोग लेके चलते हैं, वायु का घर्षण लगभग नगण्य, और जो इस दोनों स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहे हैं, यही हमारी शर्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्मॉल g के और कैपिटल G में संबंध भी समझा, स्मॉल g बराबर कैपिटल G M बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर क्या होता है। ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर क्या होता है। अभी फिर से हम लोग देख लेते हैं स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर क्या होता है। देखिए आइए समझते हैं। देखिए स्मॉल g और कैपिटल G में अगर आपको अंतर समझना है तो पहली बात तो ये समझिए कि जो स्मॉल g है ये होते हैं सदिश राशि। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। देख त्वरण है भाई, त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये गुरुत्वीय त्वरण ही तो है, ये सदिश राशि होती है। यह एक नियतांक है, ये आपका क्या है, एक नियतांक है, ये अदिश राशि होती है। कैपिटल जी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा अंतर ये देख सकते हैं कि मान में इसका g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समुद्र तल पर 45 अंश अक्षांश पर। ठीक है, g का मान इतना होता है। कैपिटल G का मान देखें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और ये कांस्टेंट होता है। ये अगर स्मॉल g का मान देखें तो स्थान परिवर्तन पर मान परिवर्तित होता है। स्थान परिवर्तन पर g का मान परिवर्तित होता है, जबकि जो कैपिटल G है स्थान परिवर्तन पर इसका मान नहीं बदलता। स्थान परिवर्तन पर मान अपरिवर्तित रहता है। तो कैपिटल G का मान स्थान बदलने से बदलता नहीं है। तो ये स्मॉल g और कैपिटल G में आपका क्या है, ये स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर है। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर है। अगर नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करें
तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन देखा जो है वो टॉपिक आप देख रहे हो ना, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। और इस पर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इस पर प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं कि स्मॉल जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए इसमें आपको 3-4 बातें समझनी है और मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। देखिए जी के मान में परिवर्तन अगर हम लोग देखें, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये मान लीजिए कि आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब पृथ्वी क्या है कि ध्रुवों पर चपटी है भाई, पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अब पृथ्वी की त्रिज्या हर जगह मान लीजिए आर है, मतलब ये त्रिज्या आर है, ये आर है, यहाँ पर अगर देखो तो आर है, ठीक ऐसे आर है। लेकिन ये जो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या है, जो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या है वह क्या है, कुछ कम है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है। कितनी कम है, लगभग 21 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब हर जगह पृथ्वी की त्रिज्या आर होगी, लेकिन वो आपका ध्रुवों पर ना, वो ध्रुवों पर, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। ध्रुवों पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह लगभग 21 किलोमीटर क्या है, कम है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। अच्छा ध्यान से आप समझो, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो जी है, स्मॉल जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पृथ्वी की त्रिज्या के मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो स्मॉल जी होता है पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटी तो जी का मान बढ़ेगा, पृथ्वी की त्रिज्या अगर घटेगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा भी घटेगी तो आपका बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है ना। पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कहाँ पर सबसे कम है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम है ध्रुवों पर, क्योंकि 21 किलोमीटर ध्रुवों पर चपटी है, तो ध्रुवों पर 21 किलोमीटर त्रिज्या कम है ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम है, तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, सबसे अधिक, और भूमध्य रेखा पर जो होता है उस पर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। और अगर बात करें पृथ्वी के केंद्र पर तो लगभग जी का मान शून्य हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर तो लगभग जी का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर जाएं, ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी तल से कोई पिंड ऊपर आपका ज़्यादा लगता है तो उसका जी का मान क्या होता है, घटने लगता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी तल के भीतर जाने पर या अंदर जाने पर, पृथ्वी तल के भीतर या अंदर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, ठीक। पृथ्वी तल के भीतर भी जाने पर जी का मान घटता है। एक बात यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, पृथ्वी का जब ओमेगा मतलब कोणीय वेग, पृथ्वी का जो आपका परिक्रमण वेग है, घूर्णन गति है, वेग है, अगर उसको बढ़ाया जाए तब भी जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ाने पर या बढ़ने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ने पर जी का मान घटता है। इवन इस समय पृथ्वी जिस कोणीय वेग से घूम रही है, अगर उससे लगभग 17 गुना ज़्यादा तेज गति से घूमे तो पृथ्वी पर स्थित सभी पिंडों को भारहीनता की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, इस तरीके से जी का मान परिवर्तित होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो पॉइंट देख रहे हैं, मुक्त रूप से गिरते पिंड के लिए
गति के समीकरण। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं, आप सबको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। गति के समीकरण मैंने आपको बताया था 3 समीकरण होते हैं। अब उन्हीं गति के समीकरणों को हम लोग को देखना है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के रूप में, ठीक है। जब कोई पिंड अगर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो गति के समीकरण क्या हो जाता है, तब गति का समीकरण क्या हो जाता है। तो मैं पहले तो आपको ये याद करा दूं कि गति के जो 3 समीकरण होते हैं, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय और s है दूरी या विस्थापन, पिंड का दूरी या विस्थापन। देखिए जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरते रहती है, ठीक है, पृथ्वी की तरफ ना, स्वतंत्रतापूर्वक गिरना है ना, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते पिंड के लिए गति के समीकरण, ठीक है। ये पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन, उस पिंड के जो त्वरण होगा वह g होगा, ठीक है। वह g त्वरण के गुरुत्व के अंदर गिर रहा है तो गुरुत्वीकरण g के अधीन नीचे गिर रहा है। और नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो इसको हम लोग, जो आपका त्वरण है वो नीचे की तरफ गिरते गिरते धीरे धीरे उसका वेग क्या होता चला जाता है, जैसे जैसे पृथ्वी के करीब पहुंचने वाला होता है इस पिंड का वेग बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसमें जो त्वरण है वो पॉजिटिव धनात्मक त्वरण है, ठीक है। ये नीचे की तरफ ऐसे गिरने की स्थिति में रहता है। तो ए की वैल्यू जो है उसको हम जी मान लेते हैं। और जो भी आपका एस होता है ना, ये जो दूरी होती है उसको हम लोग ऊंचाई एच कह लेते हैं, ठीक है। तो गिरते हुए पिंड के लिए जो पहला समीकरण हो जाएगा, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u प्लस, देखो आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो प्लस जी टी, ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण s को हम लोग h लिख देते हैं तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह g लिख देंगे। तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g और s की जगह h। तो ये आपका गति के तीनों समीकरण हो गए स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिरते हुए पिंड का ना। अब ऊर्ध्वाधर अगर किसी पिंड को ऊपर की ओर आप फेंक दो, ऊर्ध्वाधर किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंक दो, ठीक है, गुरुत्व के विपरीत ऊपर की तरफ जब जा रहा है, तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो त्वरण होगा, जैसे ऊपर की तरफ किसी पिंड को फेंकते हो तो समय के साथ धीरे धीरे उसका वेग घटता चला जाता है, अर्थात उसमें मंदन है तो मतलब ये जो त्वरण की वैल्यू होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उसके लिए जो गति के तीनों समीकरण हो जाएंगे वो हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। ये ऊपर की तरफ फेंके गए पिंड के लिए ये हो जाएगा, और नीचे की तरफ स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए गति ये हो जाएगी। अब इस पर 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवा ही देता हूँ, ठीक है, लगे हाथ न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवा देता हूँ दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन के, ठीक है। एक तो ये पूछा जाता है कि अगर h ऊंचाई से किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दी जाए, h ऊंचाई से किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दी जाए तो वह कितने समय में पृथ्वी तल पर पहुंचेगी, और पृथ्वी तल पर पहुंचते समय, जैसे ही पृथ्वी तल पर पहुंचने वाला तो उस समय उसका वेग कितना होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक पिंड है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ ऐसा स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दिया गया और ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तल है। तो पृथ्वी तल पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, और जैसे ही पृथ्वी तल पे पहुंचने वाला होगा तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। तो अंतिम वेग पूछा जा रहा है और t कितने समय पृथ्वी तल पहुंचेगा ये पूछा जा रहा है। देखिए जब ये इस पिंड को गिराया जा रहा है, जब इस पिंड को इसको छोड़ा जा रहा है, तो जब इस पिंड को छोड़ा जा रहा है तो उस समय विराम अवस्था से छोड़ा जा रहा है, उस समय उसको विराम अवस्था से, तो प्रारंभिक वेग जो इसका होगा u कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए कि ये h ऊंचाई से इसको छोड़ा जा रहा है, मान लिया इसको h ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, तो अगर हमें समय निकालना है तो जो गति का दूसरा समीकरण हमने लिखा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण लिखा था। प्लस क्यों लिया कि नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें धनात्मक एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण होगा नीचे की तरफ। s की या s बराबर क्या हो जाता है, h हो जाता है ना, s बराबर कितना हो जाता है, h हो जाता है। तो h बराबर u, प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर लिखा जा सकता है हाफ जी टी स्क्वायर, या देखो इसको यहाँ पर गुणा कर लो तो 2h आ जाएगा और g नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर, या t का मान निकाल लोगे तो करनी में 2h बटे में g।
तो पृथ्वी तल पर पहुंचने के लिए इस पिंड को h ऊंचाई से अगर गिराया जाए स्वतंत्रतापूर्वक तो √2h बटे में g का समय लगेगा। अब देखिए इस समय में भी द्रव्यमान का तो कोई आपका रोल है नहीं, इसमें द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, तो चाहे 1 किलोग्राम वाले द्रव्यमान को नीचे की तरफ गिराओ स्वतंत्रतापूर्वक और चाहे 2 किलोग्राम द्रव्यमान के, दोनों पृथ्वी तल पर समान समय पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात और इसमें निकालनी थी कि पृथ्वी तल पर ज्यों ही पहुंचने वाला है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। गति के तीसरे समीकरण का उपयोग कर लीजिए, तो v² बराबर u² प्लस 2gh होता है। देखो अंतिम समीकरण अंतिम वेग v हम लोग मान लिया, प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, या v की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, या आपका अंडर रूट इधर ले लोगे तो √2gh। तो जैसे ही पृथ्वी तल पर पहुंचने वाला होगा तो उसका अंतिम वेग होगा वो होगा √2gh, और पृथ्वी तल पर पहुंचने में उसको समय कितना लगेगा, √2h/g। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए। पहले तो ऐसे क्वेश्चन बनते भी थे, अब कम पूछे जाते हैं। चलिए एक रिजल्ट और हम लोग को देखना है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ अगर किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए प्रारंभिक वेग u से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है तो अधिकतम वह कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई अटेन करेगा। मान लीजिए प्रारंभिक वेग u से इसको फेंका जा रहा है और ये यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट इसके द्वारा कितनी होगी, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये गुरुत्व के विपरीत जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे इसका वेग घटता चला जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो, लेकिन उसका में मंदन होगा, मतलब -g होगा। अच्छा, एक जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उस समय अंतिम वेग कितना हो जाएगा, पिंड का 0 हो जाएगा। उस समय पिंड का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर गति का तीसरा समय लिखें तो v² बराबर u² - 2gh ऊपर की तरफ के लिए लिखने हमने सिखाया था, ठीक है। तो अंतिम वेग तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u है -2g, और अधिकतम ऊंचाई मान लीजिए h max पाता है तो मान लिया h के क्या लिख दिया, h max, ठीक है। इसको माइनस वाला है तो इधर ले आओ, 2g h max बराबर कितना आ जाएगा, u², या h max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² बटे में 2g, u² बटे में 2g। तो अगर किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ आप लोग u वेग से फेंकते हो तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, u²/2g, ठीक है। तो ये भी हमने देखा। अब हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, और फिर हम लोग देखेंगे लिफ्ट में किसी पिंड के आभासी भार को ना। देखिए भार आप ना जब नापते हो तो भार नापने के लिए आप भार नहीं नापते हो, आप जिस तुला पर भार नाप रहे हो उस तुला पर उस पिंड का जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया होती है उसको नापते हो, ठीक है। क्या मैंने बोल दिया, आइए समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका वेइंग मशीन है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए रीडिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इस पर आप खड़े हो गए, ठीक है, इस वेइंग मशीन पे आप ऐसे खड़े हो गए। अब आपका द्रव्यमान कुछ भी है, मान लीजिए आप m द्रव्यमान के हैं, ठीक है। तो आप इस तुला पर जिस पर आप खड़े हैं नीचे की तरफ आपका, देखिए नीचे की तरफ आपका भार हमेशा, किसी भी पिंड का भार हमेशा किधर काम करता है, पृथ्वी के तल तरफ अर्थात नीचे की ओर। अच्छा, अब आप इस पिंड पर आप क्या लगा रहे हैं, आप उस पर दबाव लगा रहे हैं ना, एक नॉर्मल रिएक्शन n लगाते हैं, और यह जो आपका तुला है, तुला भी आपके ऊपर क्या लगाता है, एक आपका नॉर्मल रिएक्शन n लगाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया उसको हिंदी में बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। और यही जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, इसी अभिलंब प्रतिक्रिया से पिंड का भार नापा जाता है, ठीक है, पिंड का भार नापा जाता है। जितनी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वही पिंड का भार होगा। आपको मैं अभिलंब प्रतिक्रिया क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये कहीं ना कहीं देखो ये ग्राउंड से अटैच्ड होगा या कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा, तभी आप इस पर खड़े हो पा रहे हो। लेकिन आप अगर हवा में इसको रोक दो, इस पर खड़ा होना चाहो तो खड़े हो पाओगे, खड़े तो हो जाओगे, लेकिन ये साथ साथ पूरा का पूरा सिस्टम गिरता रहेगा और उस समय अभिलंब प्रतिक्रिया कुछ नहीं आएगी और आपको भारहीनता की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसी पिंड का भार नापा कैसे जाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया से। आइए पहले हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेते हैं, फिर हम लोग लिफ्ट में किसी वस्तु की आभासी भार को भी देखेंगे और थोड़ी भारहीनता पर भी चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो। देखिए द्रव्यमान और भार में अगर अंतर हम लोग देखना चाहें, द्रव्यमान और भार में अंतर देखना चाहें तो पहला अंतर तो यह है, पिंड की द्रव्य की मात्रा, पिंड में या वस्तु में पिंड की
द्रव्य की मात्रा, जो मैटर होता है ना, मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। पिंड की द्रव्य की मात्रा, और जो भार होता है पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल, पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है mg और ये होता है स्मॉल m, ठीक है। दूसरी बात, इसका मात्रक होता है द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सॉरी किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, kg। और इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है भाई, क्योंकि ये बल है ना, भार क्या है, प्रकार का बल है। कौन सा बल, गुरुत्व बल। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या किग्रा भार भी लिखा जाता है, किग्रा भार। इसका मात्रक किग्रा भार भी लिखा जाता है। तीसरी बात, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है, ठीक है। चौथी बात, पिंड का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। पिंड का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ठीक है, चाहे स्थान परिवर्तन पर, ठीक है। अगर स्थान भी बदल दो तो पिंड का द्रव्यमान बदलता नहीं है। स्थान बदलने पर पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन स्थान परिवर्तन पर पिंड के भार का मान बदल जाता है, पिंड का भार बदल जाता है, क्योंकि जी बदलता है, स्मॉल जी बदलेगा। देखो इसमें जी वैल्यू आती है ना, जी बदलेगा तो आपका पिंड का भार भी बदल जाएगा। स्थान परिवर्तन पर पिंड का भार परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो 50 किलोग्राम का है, कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, अगर पृथ्वी पर हम लोग क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, 50 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे मंगल ग्रह पर हो, पिंड का द्रव्यमान आपका जी पे निर्भर नहीं करता, तो वो अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर तो अगर इसका द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका भार निकालें, पृथ्वी पर भार देखें तो m × g होता है, तो इसका 50 किलोग्राम, g का मान अगर हम लोग 10 लें तो 500 न्यूटन भार इसका पृथ्वी पर कितना होगा, 500 न्यूटन। लेकिन चंद्रमा पर भार इसका 500 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा पर 50 किलोग्राम तो द्रव्यमान तो है, लेकिन वहाँ पर जो g होता है वो g/6 होता है ना, आपका पृथ्वी का 6वां भाग होता है, तो 10/6 हो जाएगा, तो वहाँ पे अलग आएगा। तो 500/6 न्यूटन होगा चंद्रमा पर इस पिंड का भार। मतलब भार तो आपका स्थान के साथ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता। इसको आप बड़े ध्यान से जानना की जरूरत थी, तो वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग किसी पिंड की आभासी जो द्रव्यमान होता है वो देखते हैं एक लिफ्ट में पिंड के आभासी द्रव्यमान और जो आपका वास्तविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पिंड के आभासी और वास्तविक भार को समझते हैं किसी लिफ्ट में, ठीक है। किसी लिफ्ट की भी कई सारी स्थितियां बन सकती हैं, उनको हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है। 2-3 स्थितियां लेते हैं हम लोग, अगर देखिए लिफ्ट आपकी किसी न किसी एक केबल से जुड़ी होती है और केबल की सारी ये ऊपर नीचे होती है, और लिफ्ट में आप इस तरीके से खड़े हो ना, तीनों स्थिति में आप लिफ्ट में हो, ठीक है। पहली स्थिति में हम ये मानते हैं कि लिफ्ट रुकी हुई है तो देखो आपका जो भार होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और आप इस सतह पे आपका ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन ही क्या होता है, आपका भार नापता है। तो जो यहाँ पर वास्तविक भार होगा, वास्तविक भार वो बराबर होगा आभासी भार के। आभासी भार के मतलब आपका जितना वेट होगा उतना ही आपको लगेगा जब लिफ्ट रुकी हुई होगी। आप लिफ्ट में खड़े तो है लेकिन लिफ्ट रुकी हुई है, तो आपका जितना भार होगा उतना ही आपको महसूस होगा, न ज़्यादा न कम। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ त्वरित है, ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपका नीचे की तरफ भार mg लगता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन जो इस पर लगाओगे n, ठीक है, और इसकी गति जो है ऊपर की तरफ है तो m इंटू ए की तरफ से वो ऊपर आपका नेट फोर्स एक्सेलरेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल N माइनस एम ए, कैपिटल N माइनस एम जी, सॉरी माइनस एम जी, इसके भार में से यही तो नेट फोर्स देगा इसको ऊपर जाने के लिए, m इंटू ए। तो n बराबर कितना आ जाएगा, mg प्लस एम ए। तो यहाँ पर जो आपका आभासी भार है वह वास्तविक भार से क्या हो गया, अधिक हो गया। मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया है, आपका वेट बढ़ गया है, तो आपका आभासी भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका आभासी भार अधिक हो जाएगा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगी तो आपको लगेगा आभासी भार घटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, mg माइनस एम ए, ठीक है, mg माइनस एम ए, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब लिफ्ट आती है तो आपको लगता है कि आपका भार कम हो गया है, आपको गुदगुदी से महसूस, सेंसेशन से होने लगते हैं। जब नीचे की तरफ लिफ्ट आती है तो आपका भार आपको कम लगेगा, मतलब आभासी भार आपका वास्तविक भार से कम लगेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आने हुए। लेकिन मान लो अगर इसी लिफ्ट की केबल को काट दिया जाए, लिफ्ट की केबल को काट दिया जाए, लिफ्ट की केबल को काट दोगे तो लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिरने लगेगा, और जब लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो उस समय आपका जो आपका भार होगा वो शून्य हो जाएगा, आपको वेटलेसनेस महसूस होगा, भारहीनता की स्थिति देखने को मिलेगी। उस समय आप कैसी स्थिति महसूस करोगे, भारहीनता की स्थिति महसूस करोगे, ठीक है, उस समय आप भारहीनता की स्थिति को महसूस करोगे। चलिए ठीक है, अब आगे की चीज़ें को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो इससे बड़ी हो नहीं पाती।